हाँ हेलो, यस माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर। आज मैं ज़्यादा आपसे कुछ बात नहीं करूँगा, सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स फॉर बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो हम बात करते हैं, इसका हम लोग आज टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। थोड़ा आज टाइम कम है दोस्त, तो विल ट्राई टू कवर द लिटिल बिट इन द फास्ट, बट डोंट वरी, इतना कि आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलो पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये आपसे पूछा जा रहा है। डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, बताओ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्त? वैसा प्रॉपर्टी, देखो दो तरह का प्रॉपर्टी होगा, एक होगा इंटेंसिव, ठीक है, एक क्या होगा इंटेंसिव, थोड़ा मैं इसको थिकनेस बढ़ा देता हूं, और दूसरा होगा हमारे पास एक्सटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। जब आप इंटेंसिव की बात करोगे, जब आप इंटेंसिव करोगे तो मास से इंडिपेंडेंट होता है दोस्त, मास से क्या होता है इंडिपेंडेंट। और ये जो एक्सटेंसिव है ये फंक्शन होता है मास का। अब सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे मत करना, कभी भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव करना हो तो कभी एक काम करना, किसी भी सिस्टम को दो भाग में आप डिवाइड कर दो। जैसे रूम आपका सिस्टम है, अब ना आप रूम को दो भाग में डिवाइड कर दो, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो एक्सटेंसिव, नहीं हुआ तो इंटेंसिव। एग्जांपल समझो, अगर मैं इस रूम को डिवाइड करूंगा, अगर मान लो अभी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, सपोज करो ये रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब मान लो अगर मैंने एक पार्टीशन डाल दिया, लो हमने एक पार्टीशन डाल दिया, लेट्स इमेजिनरी पार्टीशन हमने डाल दिया, तो क्या लगता है इधर 12.5 इधर 12.5 हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा, इधर भी 12 इधर भी 12.5 नहीं होगा, 25-25 ही रहेगा सर, है ना। पार्टीशन डालने से, इमेजिनरी पार्टीशन मतलब टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे प्रेशर पहले 1 atm था, अगर हमने पार्टीशन डाला तो क्या 0.5 होगा? नहीं होगा सर, 1 ही रहेगा सर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे हवा का डेंसिटी कितना है 1.2, तो जो अगर मैं पहले रूम में हवा था उसका डेंसिटी 1.2 था, अगर हमने पार्टीशन दिया इमेजिनरी पार्टीशन तभी भी 1.2 ही रहेगा। तो क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास पहले रूम में 25 kg एयर था, अगर हमने पार्टीशन डाला बीचों बीच तो इधर 12.5 इधर 12.5, चेंज हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव चेंज हो गया, एक्सटेंसिव। सर वॉल्यूम पहले ज्यादा वॉल्यूम था, पार्टीशन डाला, वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मैग्नेटाइजेशन, अब ध्यान से समझो, जो चीज साइज और शेप पे वैसा प्रॉपर्टी, जो साइज ऑफ साइज शेप मास, साइज शेप मास इस सबसे इंडिपेंडेंट होता है। आयन में इंडिपेंडेंट है, देख रहे हो, इंडिपेंडेंट होता है, कॉल्ड इंटेंसिव, और जो उस पर डिपेंड करता है कॉल्ड एक्सटेंसिव। तो क्लियर कर लो दोस्त, हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिव पूछा जा रहा है, तो इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव। हाँ दोस्त, तो वॉल्यूम जो है हमारे पास एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो B4 जो बॉम्बे है इसका बिल्कुल सही जवाब है, और होपफुली आपने भी सही दिया होगा, है ना। सारा चीज यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, तो इसको एक बार आप गो थ्रू हो जाओ एंड देख रहे हो। टू गेट दिस PDF फिल द डिस्क्रिप्शन, फिर द लिंक, गूगल लिंक गिवन द डिस्क्रिप्शन। देखो, हीट एंड वर्क आर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। देखो प्रॉपर्टी इंटेंसिव एक्सटेंसिव होगा, बट हीट एंड वर्क है ना दोस्त, प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है सर? जो प्रॉपर्टी होगा ना ये हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन जो हीट एंड वर्क होता है वो पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। इसीलिए हीट एंड वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेंसिव एक्सटेंसिव हम तब बात करेंगे जब प्रॉपर्टी होगा, और जो भी प्रॉपर्टी है चाहे एक्सटेंसिव हो या इंटेंसिव हो, ये हमेशा पॉइंट फंक्शन होगा। हमेशा मतलब हमेशा पॉइंट फंक्शन होगा प्रॉपर्टी, चाहे इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो। हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए पाथ फंक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर आपने जो D लगाया बिल्कुल से, ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दिया हूं, और होपफुली आप कर लो। अगला क्वेश्चन, प्रेशर रीचेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो at a temperature of 270 Kelvin under vacuum condition at the earth center when molecular momentum of the system becomes zero। क्या हो जाएगा जब जीरो होगा? तब क्या हो जाएगा आंसर? माय डियर फ्रेंड्स फटाफट बताओ। प्रेशर रीचेज द वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो कब? at temperature 270 Kelvin under vacuum condition at the earth center when molecular momentum system becomes zero। देखो दोस्त, प्रेशर क्यों आता है? प्रेशर आता है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण। अगर मॉलिक्यूलर का मोमेंटम ट्रांसफर को अगर मैं रोक दूं तो कोई प्रेशर नहीं आएगा दोस्त। प्रेशर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल्स का कोलिजन। जब ये जाएगा, रूम में हवा है, हवा जब दीवार से टकराएगा, है ना, तो उसके कारण से वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा, जिसके कारण से आपका प्रेशर जनरेट होगा। तो सर इसमें जो मेन चीज होगा, अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात करूंगा तो उसका मोमेंटम सीज हो जाता है सर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सर D फॉर दिल्ली हो जाएगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो।
है ना, एट द टेम्परेचर 270 अंडर द वैक्यूम अंडर द अर्थ सेंटर, नहीं सब गलत आंसर है, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। और होपफुली आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देख लो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन, है ना, क्या होता है जीरो प्रेशर, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिकम जीरो प्रेशर आल्सो बिकम जीरो, देख लो, फोर्स ऑन द वॉल, टीनी कंडीशन, ये सारी बातें मैं आपको लिख के यहाँ पे दे दिया हूँ, सो वी कैन गो थ्रू दैट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, फिर से इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे है और आपको आंसर करना टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द सम इंटेंसिव एंड एक्सट्रीम प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक चार्ज, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, इसमें से कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है, ऐसा करके आपको लगाना है। मुझे बता दो प्रेशर क्या है बाबू, तो बोलोगे प्रेशर सर इंटेंसिव है, आई लगा दो सर, प्रेशर का आगे क्या लगा दो, आई लगा दो। चलो तो इधर मैं आई लगाता हूं, इधर मैं ई लगाता हूं, तो 1 जो हो जाएगा सर ये टेम्परेचर, सर रूम का टेम्परेचर अगर 25 है, पार्टीशन लगाएंगे तभी भी 25 ही रहेगा सर, है ना, तो मतलब सर दो भी हमारे पास इंटेंसिव। वॉल्यूम नहीं सर, रूम का वॉल्यूम 10 मीटर क्यों, अगर पार्टीशन देंगे तो 5-5 हो जाएगा, बस मैं सेंटर में दे रहा हूं, तो सर 3 जो है एक्सटेंसिव हो जाएगा सर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हो जाएगा, आ जाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटाइजेशन, विस्कोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, एनर्जी जितना है दोस्त हमेशा याद रखो, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना, वाइब्रेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितना भी एनर्जी है ना दोस्त, ये सब के सब मास पे डिपेंड करता है, सब के सब मास पे डिपेंड करता है एनर्जी। तो याद रखना जितना भी एनर्जी हो, है ना, काइनेटिक, पोटेंशियल, एस्केप हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क भी एनर्जी है, इस दोनों को छोड़ दो, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी है सब एक्सटेंसिव होगा सर। तो यहाँ पे जो 8 हो जाएगा सर हमारे पास, इधर आ जाएगा सर। अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है आप समझते हो ना, विस्कोसिटी फ्लूइड का जो लेयर है ना, अपने एडजेसेंट लेयर के वेलोसिटी को अपोज करता है। जैसे ये हमारे पास फ्लूइड है ना दोस्त, सपोज करो, तो ये नीचे वाला जो लेयर है ना, ऊपर वाले की वेलोसिटी को कम करने का काम करता है। जैसे आपका सामने बोलते दियाद ने मेरा पैर खींच रहा है, तो ये अपने नीचे वाला ऊपर वाले के पैर खींचने का काम करता है। तो आप बोलोगे सर विस्कोसिटी भी जो हमारा, ये हमारा इंटेंसिव होगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा 5 kg पानी है 10 kg है, कहते नहीं डिपेंड करेगा। सो 7th विल बी दिस, सो 1 2 7 किस में है जी, 1 2, आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम तक हो गया हमारे पास, है ना। अब मैग्नेटाइजेशन, खुद सोचो, अगर बड़ा सा मैग्नेट होगा दोस्त तो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर ज़्यादा होगा दोस्त, नहीं, और अगर छोटू सा मैग्नेट है तो मैग्नेटाइजेशन पावर कम होगा। तो नहीं लगता कि मैग्नेटिक पावर जो है ये कहीं ना कहीं साइज पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर बड़ा सा मैग्नेट है खींचने की क्षमता ज़्यादा होगा दोस्त, अगर छोटू सा है कम खींचेगा। मतलब सर मैग्नेटाइजेशन भी हमारे पास इधर आ जाएगा 6 में आ जाएगा, है ना। 3 8 कहाँ कौन हो सकता है, 3 8 6, 3 एक्सटेंसिव में 3 8 6, 3 8 6, एक एक ऑप्शन है, चेन्नई आपको मिल रहा होगा। अब देखो 5 इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करो, है ना, 3 5, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा चेन्नई ही हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो है आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास एक्सटेंसिव में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ह्यूज रेसिस्टेंस कॉन्सेप्ट लगा के। तो हमारे पास आपको याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई, बिल्कुल। 1 2 4 7 1 2 छूट गया, 1 2 4 में क्या था जी, 4 में वेलोसिटी था ना, ये भी सेम है। 1 2 4 7 क्या था हमारे पास, विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये आप सारा याद कर लोगे, सारा चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल। याद रखोगे दोस्त, ये होता है थोड़ा, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे 15 है, वहाँ पे 16 है। करेक्ट आंसर होगा 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज द करेक्ट आंसर, नोट 15। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट गलती करता है, थोड़ा उस पर केयर करना दोस्त आप, है ना। यहाँ पे देख रहे हो सारे चीज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन, एन ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम इज स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी और मास कैन टेक्स प्लेस, is region of a constant mass and only energy is allowed to cross the boundary, cannot transfer either energy or mass to the form and surrounding, has enthalpy transfer across its boundary and mass within the system is not necessarily constant। क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बताओ। ओपन सिस्टम, देखो दोस्त ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे प्रेस, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, टरबाइन है, पंप है, पंप में पानी भी जाता है एनर्जी भी जाता है ना, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, है ना, जहाँ भी देख रहे हैं आप सब जगह मास एनर्जी का जहाँ ट्रांसफर होगा ओपन सिस्टम होगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ये आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नहीं देखो, स्पेसिफाइड रीजन हुए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास कैन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, इज ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मास ओनली, कांस्टेंट मास
ओनली एनर्जी विल अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, नहीं कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी, नहीं, ये आइसोलेटेड हो जाएगा दोस्त, कभी पूछेगा ना एनर्जी है ना ही ये ट्रांसफर हो रहा है तो हमारा आइसोलेटेड हो जाएगा। हैज एन इंथैल्पी ट्रांसफर अक्रॉस इट्स बाउंड्री एंड मास विद इन द सिस्टम इज नॉट नेसेसरी, हैज इंथैल्पी ट्रांसफर, अगर फर्जी की बात है तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, और आई थिंक आपने भी ए लगाया होगा तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो दोस्तों फिर से समझाता हूँ, ओपन सिस्टम में ना मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा। जैसे आप देखो पंप है, टरबाइन वगैरह, टरबाइन में पानी भी जाता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो पानी इधर से आ रहा है, मास आ रहा है, एनर्जी दिया तो फिर स्टीम बन के निकलता है आपके टरबाइन से, है ना। स्टीम टरबाइन का आपने नाम सुना होगा, स्टीम पावर प्लांट में टरबाइन यूज होता है। ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, मास ट्रांसफर नहीं होता हो। जैसे यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे कोई चीज़ बंद कर दिया, पूरी तरह से सील पैक है, बट इसको मैं गर्म करूँगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है ना, तो ये क्लोज सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम मैं इसको बोलता हूँ दोस्त, जहाँ पे ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, देन इट विल बी कॉल्ड इज व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इट विल बी हेल्पफुल। अगला क्वेश्चन, इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर टू एनी डिफाइंड रीजन स्पेस, ए स्पेसिफाइड मास इन अ फ्लूइड फ्लो, a specified region of a constant volume, a prescribed identical quantity of the matter. Thermodynamic system, any defined region in the space, a specified mass in fluid flow, a specified region of a constant volume, identical quantity of the matter. Delhi जो है इसका, देखो any specified region in space नहीं, जिसके बारे में पढ़ना है any नहीं, specified mass in the fluid flow नहीं, specified क्या, specified region of constant volume, constant volume होना ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ए प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफेबल क्वांटिटी ऑफ द मैटर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है माय डिफरेंस D4, दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एसआई, एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन होता है। मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई दिक्कत होगा, फिर भी मैं ले लिया था कि आपको पता होना चाहिए केल्विन होगा, ठीक है ना। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द सिस्टम। अगला क्वेश्चन, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट हीट कंडीशन, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट टेम्परेचर। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, हीट ट्रांसफर जो एक जगह से दूसरे जगह होता है ना दोस्त, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर तभी होगा जब वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। या ऐसे ही बोलते हो एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड इज व्हाट, हीट फ्लो। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा माय डिफरेंस D4 दिल्ली, है ना। कहीं पर भी जब आप ये खाना बनाते हो ना, खाना जो कलछुल होता है या कुछ भी चम्मच होता है, एक साइड पानी आग पे डालो, दूसरे तरफ तुम टच करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे क्या हो रहा है, आपके पास भी गर्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है। जहाँ आपका चम्मच था आग पे, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, आपने जहाँ टच किया था कम था, तो हीट का फ्लो हुआ था, एनर्जी का फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर और हीट फ्लो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन, ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, देन फाइनल टेम्परेचर इज, कुछ ऑप्शन है आपके पास, 44 डिग्री सेल्सियस, 108 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस एंड 600 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो बाबू यहाँ पे परफेक्ट गैस है ना, तो क्या मैं PV = mRT लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। प्रेशर कांस्टेंट है सर, प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा? बोलोगे सर MR का, MR को कांस्टेंट मान लो ना, क्लोज सिस्टम है ना, MR को कांस्टेंट मान लो, तो हमारे V क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू T। सो द फाइनल टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ से हो जाएगा सर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमारा काम बन गया सर। V1 कितना दे रखा था? ओके, V till its volume is double, okay, so V2 equal to twice of V1, तो हो तो गया। V1 कितना है? आप बोलोगे सर V1/T1, T1 27। अच्छा यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर पुट करोगे, कभी 27 मत पुट कर देना, पुट टेम्परेचर ऑलवेज इन द केल्विन, राइट। तो 273 प्लस 27 इक्वल टू V2 जो हो जाएगा हमारा 2V1/T2। यहाँ से कटेगा, यहाँ से हमारे पास T2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद यहाँ से सॉल्व करोगे तो T2 आ जाएगा आपका केल्विन में 600 केल्विन, बट आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में भी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, व्हिच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज आर इंटेंसिव। इंटेंसिव पूछ रहा है, टेम्परेचर हो जाएगा इंटेंसिव हमारा, विस्कोसिटी हो जाएगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी समझते हो ना? देखो जैसे आपने चम्मच है ना, चम्मच अगर आपने एक साइड डाला आग पे, दूसरा साइड आपने पकड़ा, तो आपके पास हीट आ रहा है ना दोस्त, ये हीट को लेके आने वाला कौन है? हीट एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है, बट इस हीट को जब आप वहाँ पे डाला तो यहाँ लाने वाला कौन है दोस्त?
हु इज कैपेबल, तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी। तो मटेरियल बड़ा हो या छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारा डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर फॉलो, सारा आंसर हमारे पास है। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमारा स्पेसिफिक लग जाएगा ना दोस्त, हमेशा इंटेंसिव हो जाएगा, याद रखो। स्पेसिफिक किसी के नाम से पहले लग गया इंटेंसिव, है ना। जैसे किसी के नाम से पहले आप स्वर्गीय लगा दिए, मतलब ही इज नो मोर, तो किसी के नाम से पहले अगर यू नो स्पेसिफिक लग गया, ये हमेशा 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 इंटेंसिव होगा। चलो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। देखो, कोई भी सिस्टम को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तभी बोलेंगे जब ये मैकेनिकल भी हो, थर्मल भी हो, केमिकल हो। मैकेनिकल का क्या मतलब है, जैसे ये आपका सिस्टम है दोस्त, और सिस्टम के बाहर आपका सराउंडिंग है ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, मतलब कोई अनबैलेंस फोर्स ना हो, तब मैं उसको मैकेनिकल बोल देता हूँ। थर्मल मतलब अगर मान लो सिस्टम का टेम्परेचर 20 है तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 20 ही होना चाहिए, मतलब कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको थर्मल बोल देता हूँ। केमिकल का क्या मतलब है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है दोस्त, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो केमिकल रिएक्शन होगा या तो इंडोथर्मिक होगा या नहीं तो एक्सोथर्मिक होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगा या नहीं तो एब्जॉर्ब होगा। दोनों केस में चीज़ें अनस्टेबल हो जाएगा, अनइक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ना तो केमिकल, सब चीज़ होना चाहिए मैकेनिकल। अच्छा, मान लो जैसे मान लो इसके अंदर प्रेशर है 1 atm, समझ रहे हो, तो बाहर भी प्रेशर 1 atm ही होना चाहिए, सिस्टम सराउंडिंग का प्रेशर सेम होना चाहिए ताकि फोर्स सेम हो। तीनों चीज़ होता है तभी मैं बोलता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। किसी भी सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम होने के लिए मैकेनिकल में भी होना चाहिए, थर्मल भी होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, तभी भी ये हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, 0 मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू वर्क डन, है ना। साइक्लिक प्रोसेस, देखो साइक्लिक का क्या मतलब है, हमने यहाँ से गया, मान लो हम यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर हम यहीं से यहाँ गए, तो मुझे बताओ ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, 3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस होगा दोस्त, तो इसमें चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा 0 होगा। साइक्लिक आपने यहीं से स्टार्ट किया, पुनः घूम फिर के यहीं पे पहुंच गया। मान लो जब यहाँ पे प्रेशर 1 atm था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ मान लो पॉइंट कुछ भी है, 1.5 है, जब आप यहाँ पे आए तो पुनः आपको 1 ही मिलेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ प्रॉपर्टी का, वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है, 0 हुआ ना सर। तो कभी भी साइक्लिक के लिए जो बात करोगे, जो प्रॉपर्टी का जो चेंजेज होगा, चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी की बात करोगे हमेशा 0 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें ये। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो दोस्त, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा C फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट भी नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास भी नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास हम जब बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। तो याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू नो, आप समझते हो, फॉर अ क्लोज साइकिल अंडरगोइंग, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, समेशन ऑफ वर्क इक्वल टू समेशन ऑफ हीट होता है, मतलब एनर्जी की बात करता है, कंजर्वेशन की बात करता है। समेशन ऑफ वर्क इक्वल टू समेशन ऑफ हीट, या समेशन ऑफ हीट इक्वल टू, देख रहे हो, प्रोसेस के लिए ये हो जाता है हमारा, ये प्रोसेस के लिए है। आगे आ जाओ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज डेवलप्ड है, कभी कर तो ये भी पूछ लेता है दोस्त, इसलिए मैं सोचा कि चलो ये भी ले लेता हूँ, समटाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क दैट वन आल्सो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो दिया था जूल ने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, जूल ने। तो ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारा चीज़ें हमें लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज सिस्टम कंटेन्स अ सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस, द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज अ फंक्शन व्हाट, बोथ पॉइंट एंड पाथ, पॉइंट पाथ। देखो, क्लोज सिस्टम एटेन सिंपल कंप्रेसिबल प्योर सब्सटेंस, द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड ये हमेशा पाथ फंक्शन हो जाएगा दोस्त, वर्क एंड हीट कभी भी हो जाएगा, तो दैट विल बी ऑलवेज अ व्हाट, पाथ फंक्शन। ओके, लेट मी चेक, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रुक जाओ, क्या बोल रहे क्वेश्चन, ध्यान से देखो, जस्ट 1 सेकेंड। द क्लोज सिस्टम कंटेन्स अ सिंपल कंप्रेसिबल फ्लूइड, द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन सिस्टम एंड द हीट ट्रांसफर। देखो, आप जानते हो ना, अगर फर्स्ट लॉ की बात करोगे
तो होता है Q इक्वल टू एंड डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर इसको मैं डी क्यू लिख देता हूँ, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, डी यू ना, और यू क्या है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी होता है। और मैं भी बताया था हीट एंड वर्क छोड़ के जितना भी एनर्जी है सब पॉइंट हो जाता है हमारा। थैंक यू, ये ले लीजिए बस 10 मिनट और, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस डी यू हो जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, पॉइंट फंक्शन, है ना। ये भी पाथ फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है, लेकिन डी यू इंटरनल एनर्जी है। मैं बोला ना हीट एंड वर्क को छोड़ दो दोस्त, जितना भी एनर्जी है ना सभी के सभी हमारा प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जितना सारा एनर्जी है ऑल आर इक्वल प्रॉपर्टी। आंसर हो जाएगा हमारे पास पॉइंट फंक्शन। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये देख रहे हो। अगला क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर टू अ क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, हीट ट्रांसफर टू अ क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो दोस्त आप बोलोगे सर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। सुनो, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क हमेशा जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डी भी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमेशा जीरो हो जाएगा। तो जो भी आप हीट दे रहे हो ना, ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे आप रूम में भी अगर फैन चला दो पूरी तरह से, पंखा उनका सारी चीज़ें पूरी तरीक़ा से बंद कर दो, आप पंखा वगैरह सब पूरी तरीक़े से बंद कर दो, आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्त, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है आपके रूम के ऊपर, है ना। आपने गौर भी किया होगा, रूम में फैन चला दो, डोर विंडो सारा चीज़ बंद कर दो पूरी तरीक़े से, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल सही जवाब है, बी फॉर मुंबई जो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ बढ़ेगा यार। सिस्टम इंक्रीज विद एडिशन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर मैं हीट करूंगा तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी सब कुछ बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एंट्रोपी, कहीं से भी हीट ऐड करने से एंट्रोपी बढ़ता है, या दिमाग में बैठा लो, हीट ऐड करने से एंट्रोपी बढ़ेगा। इंथैल्पी अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट प्रेशर पे तो बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी तो बढ़वे करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक है ना, कभी भी आप एडियाबैटिक की बात करो तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर हमेशा जीरो होगा दोस्त। एडियाबैटिक में ऑलवेज हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू जीरो। सो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब दोस्त मैं ज़्यादा हो रहा है, मैं रेस्ट क्वेश्चन ना, द एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय, देखो द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। अभी आपने देखा फर्स्ट लॉ से क्या होता था दोस्त, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। आप समझ रहे हो, आइसोलेटेड सिस्टम में न तो हीट ट्रांसफर होता है न ही वर्क ट्रांसफर होता है, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो डी यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये किससे आया, फर्स्ट लॉ से आया, नहीं आया डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आप आइसोलेटेड की बात करते हो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ना एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ना तो हीट होगा ना तो वर्क होगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा, है ना। तो आंसर आपने सही लगाया बी। दोस्त अब रेस्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में डील कर दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, सारा क्वेश्चन देख लो आप। क्या है इंक्रीज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट, मैं नेक्स्ट सेशन में जब मिलूंगा तो रेस्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँगा, अभी हमें टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल दैट क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, सो डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। एक छोटा सा हमारी रिक्वेस्ट है, व्यूज बहुत ज़्यादा जा रहा है, चैनल स्टैटिक्स यहाँ पे नहीं है, ओनली 5% स्टूडेंट इज सब्सक्राइब, 95% वैसा हमारा चैनल पे है जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो लिटिल बिट यू कैन हेल्प इन दैट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। जस्टिन, थैंक यू टू ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू ऑल, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, ओके, थैंक यू। हम सारा सब्जेक्ट बात किए, जैसे थर्मो है, फिर पावर प्लांट, RAC, IC, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड, सोम, ऐसे करके टॉप 40 क्वेश्चन करके हम आपका लगभग सारा क्वेश्चन सब्जेक्ट का डिस्कस कर देंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। चलो ठीक है दोस्त, थैंक यू, गुड नाइट।